बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 611 एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजी का टोटल लेसन नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे। तो लेसन नंबर 10 का नाम है रिस्क टू रिसर्च पार्टिसिपेंट्स। लेसन बहुत ही इंटरेस्टेड है क्योंकि इस लेसन के अंदर ना आपको जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं या जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो रिसर्च में हिस्सा ले रहे होते हैं उनको किस टाइप का जो है वो रिस्क का सामना करना पड़ सकता है, ओवरऑल आपको ना ये लेसन नंबर 10 के अंदर बताया गया है। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन व्यूवर से या जो भी ये वीडियो वॉच कर रहा है, मेरी आपसे बहुत ही मोदबाना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आपने साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी को जानना चाहते हैं तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और आप हम इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। तो लेसन के स्टार्ट में आपको बताया गया है कि हम आज उन रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को फेस करना पड़ते हैं, और ये रिस्क इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड के ज़रिए आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी और चैलेंजिंग का टास्क जो इन्वेस्टिगेटर्स को फेस करना पड़ता है वो है रिस्क को आइडेंटिफाई और एवेलुएट करना जो रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स करने वाले पार्टिसिपेंट्स को हो सकता है। और ये सिचुएशंस रिसर्च के स्टार्ट या प्रोग्रेस करते वक्त चेंज हो सकती है जब न्यू कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स जैसे कि स्टडी को इम्पेक्ट करते हैं ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। मिसाल के लिए अगर पार्टिसिपेंट्स का बिहेवियर्स अनप्रिडिक्टेबल हो तो ये रिसर्च के ना आउटकम्स को अफेक्ट कर सकते हैं। बायोमेडिकल रिसर्च स्टडीज या क्लिनिकल ट्रायल्स के कंपैरिजन्स में ना सोशल और बिहेवियरल साइंस रिसर्च में ना रिस्क ज़्यादा एम्बिगियस मतलब क्लियर ना होने वाले और लेस प्रिडिक्टेबल होते हैं। मिसाल के लिए अगर किसी पार्टिसिपेंट्स की पर्सनल हेल्थ कंसर्न्स है तो वो रिसर्च के रिजल्ट्स को ना इम्पेक्ट कर सकती है, लेकिन रिसर्चर्स इस चीज़ को ना रिसर्च शुरू करते वक्त प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। IRB रिस्क को ना कंसिडर करते वक्त सिर्फ उन रिस्क को देखता है जो रिसर्च से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन से रिसर्च से रिलेटेड होते हैं? नंबर 1 पे साइकोलॉजिकल तो नहीं रिस्क हो रहा पार्टिसिपेंट्स को, नंबर 2 पे फिजिकल रिस्क तो नहीं हो रहा पार्टिसिपेंट को, नंबर 3 पे सोशल रिस्क तो नहीं हो रहा पार्टिसिपेंट को, नंबर 4 पे लीगल रिस्क तो नहीं हो रहा पार्टिसिपेंट्स को, नंबर 5 पे है इमोशनल रिस्क तो नहीं हो रहा पार्टिसिपेंट्स को। तो इन्वेस्टिगेटर्स को तो ये समझना चाहिए कि सोशल और बिहेवियरल साइंस में ना जो रिस्क हैं वो जनरली 3 कैटेगरीज में फॉल करते हैं। नंबर 1 पे है इन्वेजन्स ऑफ प्राइवेसी है, मतलब ये तब होता है जब किसी सब्जेक्ट्स की ना पर्सनल इंफॉर्मेशन या पार्टिसिपेशंस को ना बिना इनकी नॉलेज के ना रिवील किया जाता है। मिसाल के लिए अगर किसी पार्टिसिपेंट से ईमेल के ज़रिए कॉन्टैक्ट किया जाता है तो ईमेल एक ना सिक्योर मीडियम नहीं होता और इससे ना पार्टिसिपेंट्स की आइडेंटिटी एक्सपोजर हो जाती है अगर ईमेल किसी और ने एक्सेस कर लिया हो। नंबर 2 पे है ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है, मतलब सोशल और बिहेवियरल साइंस में ना सबसे कॉमन रिस्क ये होता है कि रिसर्च के बाहर किसी पार्टिसिपेंट्स की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो जाए। मिसाल के लिए अगर रिसर्च के डाटा को अनऑथराइज्ड तरीके से रिलीज़ किया जाता है तो ना इससे ना पार्टिसिपेंट्स की साइकोलॉजिकल, सोशल और या इकोनॉमिक स्टेटस पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। और ये वो रीजंस भी हो सकती हैं जिससे लोग क्लिनिकल या काउंसलिंग सेशंस में ना पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि ना इन्हें ना ये डर होता है कि इनकी ना इंफॉर्मेशन से लीक हो सकती है। ओके, साइकोलॉजिकल हार्म्स की बात की जाए तो कुछ एक केसेस में ना रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स जो पार्टिसिपेट करने वाले सिर्फ अपने आप में ना सोशल या साइकोलॉजिकल हार्म, मतलब जैसे कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, गिल्ट या सेल्फ एस्टीम का लॉस ये वजह हो सकती हैं। मिसाल के लिए अगर रिसर्च में ना पार्टिसिपेंट्स से सेंसिटिव टॉपिक या पास्ट ट्रॉमेटिक इवेंट्स के बारे में सवाल किया जाए तो वो ना पार्टिसिपेंट्स को ना साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस दे सकता है, जिससे वो ना अपने पेनफुल या दर्दनाक यादें दोबारा से फील कर सकते हैं।
सोशल एंड इकोनॉमिक हार्म्स की बात की जाए तो प्राइवेसी की इन्वेजन्स या कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच होने से ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, जैसे कि एम्बेरसमेंट, जॉबलेस या क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस। मिसाल के लिए अगर रिसर्च में ना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जैसे कि अल्कोहल या ड्रग अब्यूज़, मेंटल इलनेस या इलीगल एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस की जाती है, तो पार्टिसिपेंट्स की सोशल रेपुटेशंस या इकोनॉमिक स्टेटस को ना नुकसान हो सकते हैं। ओवरऑल ये जो हमने रिस्क पढ़े हैं, ये रिस्क पार्टिसिपेंट्स के लिए ना बहुत सीरियस हो सकते हैं। अब कौन कौन से सीरियस हो सकते हैं? साइकोलॉजिकल हार्म से सीरियस हो सकता है पार्टिसिपेंट्स के लिए जो रिसर्च में शामिल हो रहा है, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी और इन्वेजन्स ऑफ प्राइवेसी। अच्छा, जैसे कि मैं बता रहा था कि ये रिस्क जो है वो पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत सीरियस हो सकते हैं, और रिसर्च को इन चीज़ों को ध्यान में और रिसर्चर्स को ना इन चीज़ों को ना ध्यान में रखते हुए अपनी रिसर्च को ना प्लान करना पड़ता है ओवरऑल। अब आते हैं असेसिंग रिस्क की तरफ। तो इस मॉड्यूल में ना हम रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स के लिए ना जो रिस्क हो सकते हैं ना, इनको असेस करने का तरीके को ना समझने वाले हैं। रिस्क असेसमेंट एक केयरफुल एग्जामिनेशन होता है जो ये आइडेंटिफाई करता है कि किस चीज़ से हार्म हो सकता है, कि किससे या किस चीज़ को हार्म होगा और कैसे। हर किसी को हार्म मतलब कि नुकसान अलग तरीके से हो सकता है, और ये जो नुकसान है किस तरह से हो और किस तरह से इनको इम्पेक्ट करेगा, ये भी असेस किया जाता है। रिसर्चर्स को ना रिस्क को असेस करना पड़ता है और उस रिस्क को ना अवॉइड करने का तरीका भी ढूंढना पड़ता है। रिस्क असेसमेंट्स ये मदद करता है कि किस टाइप के रिस्क कंट्रोल मेजर्स की ज़रूरत जो है वो है, क्या एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़ है सफिशेंट है और रिस्क को ना कंट्रोल करने के लिए, या अगर प्रोजेक्ट को आल्टर करने की ज़रूरत है ताकि ना इन रिस्क से बचा जा सके। ओके, ये अच्छा, ये जो एग्जाम पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। असेसिंग रिस्क से क्या मराद है, या रिसर्च में रिस्क से क्या मराद है, एग्जाम पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसमें हम हाँ आते हैं प्रोबेबिलिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ हार्म की तरफ। तो रिस्क असेसमेंट के ना दो मेन एलिमेंट्स हैं जो नीचे दिए गए हैं, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि रिस्क असेसमेंट के दो कोई से भी एलिमेंट्स के नाम लिखें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्म है, मैग्नीट्यूड ऑफ हार्म है, और कभी कभार इनका डिफ्रेंशिएट भी पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्म से क्या मुराद है या मैग्नीट्यूड ऑफ हार्म से क्या मुराद है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि रिस्क असेसमेंट के दो मेन एलिमेंट्स हैं, नंबर वन पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्म है, तो ये उस चीज़ को जो है वो ये उस चीज़ का चांस है कि कोई स्पेसिफिक हार्म हो सकता है, हर पॉसिबल हार्म इक्वली प्रोबेबल नहीं होता, और इस बात को ना असेस करते वक्त ध्यान में ना रखना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ हार्म की बात की जाए तो ये हार्म की ना इंटेंसिटी को शो करता है, और ये या तो लो होता है या स्ट्रॉन्ग। इस मैग्नीट्यूड को ना हमेशा एलिमेंट से करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि रिसर्च पार्टिसिपेंट्स पर ना किसी तरह का हार्मफुल इम्पैक्ट ना हो, रिसर्च का ना पार्टिसिपेंट पर किसी किस्म का जो है वो नुकसानदेह जो है वो इम्पैक्ट ना हो। अक्सर ना ये पॉसिबल नहीं होता कि रिस्क की प्रोबेबिलिटी और मैग्नीट्यूड को क्लियर प्रिडिक्ट किया जा सके। मिसाल के लिए अगर किसी पार्टिसिपेंट्स को ट्रॉमेटिक मेमोरीज के बारे में पूछा जाता है, तो ये ना प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि पार्टिसिपेंट्स को किस इंटेंसिटी का पैनिक अटैक या कोई और रिस्पॉन्सिबल जो है वो होगा। इसलिए रिसर्चर्स को ना ये तैयार रहना पड़ता है ताकि ना वो पार्टिसिपेंट्स की डिस्ट्रेस को ना टाइमली रिस्पॉन्ड कर सकें। सिचुएशंस एंड टाइम की बात की जाए तो कुछ रिस्क रिसर्च में टाइम, सिचुएशंस और कल्चर से स्पेसिफिक होते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ एक वक्त या जगह पर सोशली सेंसिटिव हो सकती है, लेकिन दूसरी जगह या वक्त पर वैसा नहीं होता। मिसाल के लिए अगर आप किसी वूमेन से पूछते हैं कि इन्होंने अबॉर्शंस किया है, तो ये ना सवाल अलग अलग कल्चर्स में ना अलग रिस्क कैरी करेगा, क्योंकि ना हर कल्चर्स की अपनी रिलीजियस या लीगल एटीट्यूड्स होते हैं। सब्जेक्ट्स पॉपुलेशंस की बात की जाए तो रिस्क सब्जेक्ट्स पॉपुलेशंस के हिसाब से ना भी वैरी करते हैं, और ये डिटरमाइन करना मुश्किल होता है कि किस पॉपुलेशंस पर ना हार्म का
क्या इम्पैक्ट हो सकता है। मिसाल के लिए अगर आप अडल्ट और टीनेजर्स पर स्मोकिंग सेंसेशंस इंटरवेंशंस की इफेक्टिवनेस से स्टडी कर रहे हैं, तो आपको ना ये देखना होगा कि टीनेजर्स के लिए तब तंबाकू, मतलब कि जो तंबाकू होता है जो सिगरेट्स के अंदर यूज़ होता है, तंबाकू प्रोडक्ट्स ख़रीदना इलीगल है, लेकिन अडल्ट्स के लिए ना नहीं है। इसलिए ना टीनेजर्स के लिए रिस्क असेसमेंट में ये भी कंसीडर करना होगा कि ये रिसर्च एक इलीगल एक्टिविटी पर फोकस कर रही है। ओके, मिनिमाइजिंग एंड मैनेजिंग रिस्क की बात की जाए तो रिसर्च के बेनिफिट्स काफ़ी ना इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि नॉलेज का गेन, साइंस को कंट्रीब्यूशंस या सोसाइटी को जो फ़ायदा मिलता है, लेकिन इसके साथ ही साथ ना जो रिस्क इन्वॉल्व होते हैं ना, इनको भी ना मैनेज या मिनिमाइज़ करना ज़रूरी होता है, ताकि रिसर्च को ओवरऑल बेनिफिट से कंप्रोमाइज़ जो है वो ना हो। सोशल और बिहेवियरल साइंस में ना अक्सर रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स को कोई रिस्क नहीं होता, लेकिन कुछ एरियाज़ में ना रिस्क हो सकते हैं। अब कौन कौन से? व्हेन द प्राइमरी सोर्स ऑफ रिस्क इज़ द डाटा। मतलब ये कि अगर रिसर्च में ना डाटा खुद रिस्क का सोर्स बन रहा है, तो डाटा की प्रोटेक्शन से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसको ना अच्छी तरह से मैनेज करना पड़ता है। जब सब्जेक्ट्स की रिस्पॉन्सेस डिस्क्लोजर्स करना पॉसिबल हो और इसे हार्म हो सकता है, तो डाटा प्रोटेक्शंस के लिए कुछ तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 पे है डाटा को आइडेंटिफायर्स के बिना कलेक्ट करना, नंबर 2 पे आइडेंटिफायर्स की जगह कोड्स का यूज़ करना, नंबर 3 पे डायरेक्ट आइडेंटिफायर्स को जल्दी से रिमूव करना, और नंबर 4 पे है कोड लिस्ट और डाटा फाइल्स को ना सेपरेट सिक्योर लोकेशंस में रखना, नंबर 5 पे कंप्यूटर्स पासवर्ड्स का यूज़ और प्रोटेक्शंस करना, नंबर 6 पे डाटा को इंटरनेट से कनेक्टेड ना होने वाले कंप्यूटर्स पर एक्सेस और स्टोर करना। सर्टिफिकेशंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी की बात की जाए तो अगर डाटा का रिस्क मिनिमाइज़ हो गया, तो अगली चीज़ ये देखनी होती है कि किस सिचुएशंस में रिसर्चर्स सर्टिफिकेट्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी वो सर्टिफिकेट्स होते हैं जो आइडेंटिफाइबल रिसर्च इंफॉर्मेशन को फोर्स्ड डिस्क्लोजर्स से प्रोटेक्ट करते हैं, और ये उन स्टडीज़ के लिए दी जाती है जहाँ ना अगर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होती है तो पार्टिसिपेंट्स को ना नेगेटिव कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल स्टैंडिंग का, एम्प्लॉयबिलिटी, इंश्योरेबिलिटी या रेपुटेशंस का नुकसान। लेकिन ये जो सर्टिफिकेशंस या सर्टिफिकेट्स हैं ना, चाइल्ड अब्यूज़ या नेगलेक्ट, एल्डर अब्यूज़ या किसी स्टेट मैंडेटेड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को ओवरराइड नहीं करते। अगर रिसर्चर्स को लगता है कि किसी पार्टिसिपेंट्स को अब्यूज़ से बचाया जा सकता है कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक करके, तो रिसर्चर्स को ये करना पड़ता है। मिसाल के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है? नंबर 1 पे सब्सटेंस अब्यूज़, नंबर 2 पे इलीगल बिहेवियर, नंबर 3 पे सेक्सुअल एटीट्यूड्स और प्रेफरेंसेस, और नंबर 4 पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन, नंबर 6 पे साइकोलॉजिकल वेलबींग। मैनेजिंग अदर रिस्क की बात की जाए तो कभी कभी ना पार्टिसिपेंट्स सिर्फ रिसर्च में पार्टिसिपेट करके ही रिस्क में हो सकते हैं। इस तरह के केसेस में ना रिसर्चर्स को बहुत केयरफुली वर्क करना पड़ता है, क्योंकि ना ये रिसर्च स्टिग्मेटाइजेशंस या इलीगल एक्टिविटी से रिलेटेड हो सकता है। मिसाल के लिए अगर रिसर्च और सोशली इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को स्टडी कर रही है, तो इस सिचुएशंस में रिस्क को कम करने का एक तरीका ये हो सकता है कि कंसेंट डॉक्यूमेंटेशंस की वेवर अप्लाई की जाए। बस अगर कंसेंट फॉर्म वो डॉक्यूमेंट है जो पार्टिसिपेंट्स को स्टडी से लिंक करता है। प्रोस्टिट्यूट्स पर रिसर्च करते वक्त आमतौर पर ना कंसेंट फॉर्म नहीं लिया जाता। बाकी कॉन्फिडेंशियलिटी सर्टिफिकेट्स इशूज किए जा सकते हैं, क्योंकि ना रिसर्च इनके ना एक्सपीरियंसेस पर फोकस करते हैं और पर्सनल आइडेंटिफायर्स नहीं पूछे जाते। कभी कभी पार्टिसिपेंट्स को ट्रॉमा या सेंसिटिव क्वेश्चंस का एक्सपोजर्स इनके ना पुराने ट्रॉमेटिक मेमोरीज को दोबारा से ना रिलाइव करने पर मजबूर कर सकते हैं। इसलिए ना इन्वेस्टिगेटर्स को इस सिचुएशंस में ना अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज जैसे कि सपोर्टिव काउंसलिंग, रेफरल्स या रिसर्च स्टाफ की एसेस प्रोवाइड करनी पड़ती है। ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर 10। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप स्टूडेंट्स को बताने लगा हूँ।
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बीच में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, जैसा कि वही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा अहम इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्म से क्या मुराद है, मैग्नीट्यूड ऑफ हार्म से क्या मुराद है, ये ना लाजमी तौर पर पेपर में पूछा जाता है। तो उसको अच्छे से आप मेमोराइज़ कर लेना। अब ये आप स्टूडेंट्स की किस्मत है किसको ये सवाल लगे, क्योंकि अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पास जो पेपर्स के सैम्पल्स होते हैं वो 1000 से ऊपर होते हैं। तो हर एक स्टूडेंट्स को जो है वो डिफरेंट पेपर्स आ रहा होता है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी बैठ कर पेपर दे रहा हो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, तो वो सेम पेपर नहीं आता स्टूडेंट्स को। ओके, अच्छा, इसमें ना आपको इन द स्टार्टेड अगर बात की जाए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछा जा सकता है, तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि पार्टिसिपेंट्स को ना रिसर्च में किस टाइप के रिस्क का सामना करना पड़ सकता है, और इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड किस तरह से पार्टिसिपेंट्स के रिसर्च को लेकर, पार्टिसिपेंट्स जो रिसर्च में शामिल हुए हैं उनको उन रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करता है इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से ना आपसे घुमा फिरा के सवाल जो है वो पूछा जा सकता है, इसलिए आपके जो है ना वो कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। इन्वेशंस ऑफ प्राइवेसी के बारे में भी पूछा जा सकता है, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में भी पूछा जा सकता है, साइकोलॉजिकल हार्म्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, सोशल एंड इकोनॉमिक हार्म्स के बारे में। ये दो दो एक एक लाइन्स हैं, इनको अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे, याद रख लेंगे, और या फिर इनको कंसेप्चुअली तौर पर अंडरस्टैंड कर लेंगे, यही जो है वो आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा देंगी। असेसिंग रिस्क क्या होता है रिसर्च को लेकर, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है। और ऑलरेडी मैंने आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्म और मैग्नीट्यूड ऑफ हार्म के बारे में बता दी है। सिचुएशंस एंड टाइम्स रिसर्च में किस तरह से होती है पार्टिसिपेंट्स को लेकर, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट पॉपुलेशंस में क्या होता है रिस्क को लेकर, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, ओवरऑल ये इसमें मैंने मेन चीज़ें बता दी हैं। और अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी से क्या मुराद है, इसकी जो डेफिनेशन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, टिल देन थैंक यू सो मच। लेकिन जाते हुए मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैनेजिंग रिस्क को किस तरह से मैनेज करेंगे। ओके, ये सवाल जो है वो आप अच्छे से जो है वो इसको भी प्रिपेयर कर लेना है। सवाल ये है कि रिस्क को आप किस तरह से मैनेज करेंगे जब पार्टिसिपेंट्स को जो है वो रिस्क का सामना करना पड़ रहा हो, तो किस तरह से आप रिस्क को मैनेज करेंगे। ओवरऑल मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।